कल्पना कीजिए एक ऐसे स्मार्टफोन की जो दिखने में बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, शानदार डिजाइन, चमकती हुई स्क्रीन और देखने में बहुत ही महंगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें ईमानदारी या ज़मीर जैसा कोई बेसिक ऐप डालने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम एरर दिखाने लगता है। फाइल नॉट फाउंड। एक नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाहर से एक कामयाब और कॉन्फिडेंट इंसान की चमक धमक, लेकिन अंदर से सबसे जरूरी इंसानी खूबियां गायब। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि वे कितने बुरे हैं, बल्कि हम हकीकत की बात करेंगे। हम उन 6 खास स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कोई भी नार्सिसिस्ट बिल्कुल जीरो होता है। आप जानेंगे कि उनसे हमदर्दी की उम्मीद करना क्यों बेकार है और उनकी माफी हमेशा एक ताने जैसी क्यों लगती है। क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी के कई साल बचा सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लिस्ट पर जाए, एक जरूरी बात समझ लीजिए। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिर्फ बड़े ईगो का नाम नहीं है। यह बचपन का एक गहरा मानसिक जख्म है। इसे ऐसे समझिए जैसे बचपन में किसी की भावनाओं की रीढ़ की हड्डी टूट गई हो और वह गलत तरीके से जुड़ गई हो। खुद को बचाने के लिए उस बच्चे ने एक झूठा मुखौटा तैयार कर लिया, एक ऐसी इमेज जो बेहद ताकतवर और कभी न टूटने वाली दिखे। उनकी सारी मानसिक ऊर्जा बस इसी मुखौटे को सजाने में खर्च हो जाती है। उनके पास दूसरों से जुड़ने वाली खूबियों को विकसित करने के लिए ताकत बचती ही नहीं। एक नार्सिसिस्ट के लिए दूसरे लोग भावनाओं वाले इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या सामान की तरह होते हैं। वे दूसरों को सिर्फ एक शीशे की तरह देखते हैं जिसमें वे अपनी ही चमक देख सकें। जब हम उनसे इंसानियत की उम्मीद करते हैं, तो हम असल में एक टोस्टर से कोई सुरीला संगीत बजाने की उम्मीद कर रहे होते हैं। यह उनके मैन्युफैक्चरिंग या बनावट में ही नहीं है। चलिए अब गहराई से समझते हैं कि उनके सिस्टम में आखिर किन चीजों की कमी है। एक नार्सिसिस्ट के व्यक्तित्व में जो सबसे बड़ी और बुनियादी कमी होती है, वह है इमोशनल एम्पैथी, यानी भावनात्मक सहानुभूति की कमी। जरा ध्यान दीजिए, मैंने खास तौर पर भावनात्मक शब्द का इस्तेमाल किया है। यहीं पर एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। दरअसल नार्सिसिस्ट लोगों में कॉग्निटिव एम्पैथी यानी दिमागी समझ बहुत कमाल की होती है। वे दिमाग से बखूबी समझते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता होता है कि अगर कोई रो रहा है तो वह दुखी है, और अगर कोई चिल्ला रहा है तो उसे गुस्सा आ रहा है। वे इन भावनाओं को किसी इंसान के दर्द की तरह नहीं, बल्कि एक डेटा या किसी कोड की तरह पढ़ते हैं। और यही समझ उन्हें आपको अपनी उंगलियों पर नचाने या मैनिपुलेट करने में मदद करती है। लेकिन वे आपका दर्द महसूस नहीं कर सकते। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई संगीत की थ्योरी और सुरों को तो जानता हो, पर संगीत को सुन न पाता हो। जब आप तकलीफ में होते हैं, तो एक सामान्य इंसान के दिल में आपके दर्द की गूंज सुनाई देती है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के भीतर भावनाओं का यह कनेक्शन पूरी तरह टूटा हुआ होता है। उनके लिए आपका दर्द या तो एक झुंझलाहट भरी रुकावट है, या फिर आपको कंट्रोल करने का एक हथियार। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि असल में यह सब कैसा दिखता है, क्योंकि अक्सर यह काफी उलझन भरा हो सकता है। मान लीजिए आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के पास अपनी कोई समस्या लेकर जाते हैं, जैसे कि ऑफिस में कोई परेशानी हो गई या आपकी तबीयत खराब है। जाहिर है आप उनसे सहारे और सहानुभूति की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्यार भरे शब्दों के बजाय आपको मिलती है एक ठंडी बेरुखी या फिर चिड़चिड़ापन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी भावनाएं उनसे समय और ऊर्जा मांगती है, जिसे वे बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते। एक नार्सिसिस्ट आपसे कह सकता है, यह सब तुम्हारी ही गलती है, या फिर रोना बंद करो, मेरी लाइफ में तुमसे कहीं ज्यादा मुश्किलें हैं। मैं यह सिर्फ उनकी क्रूरता नहीं है, बल्कि आपकी भावनाओं को महसूस न कर पाने की उनकी अक्षमता है। उनके लिए आपके आंसू बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पड़ोस में चल रही किसी ड्रिल मशीन का शोर।
इससे उन्हें कोई हमदर्दी नहीं होती, बस वे चाहते हैं कि यह शोर किसी भी तरह जल्द से जल्द बंद हो जाए। सहानुभूति का एक और पहलू है जहां एक नार्सिसिस्ट पूरी तरह से नाकाम साबित होता है, और वो है दूसरों की खुशी में खुश होना। सुनने में यह किसी के दुख में शामिल होने से आसान लग सकता है, लेकिन उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी और की कामयाबी एक नार्सिसिस्ट को अपने व्यक्तिगत अपमान की तरह लगती है। अगर आपने कुछ हासिल किया है, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनसे कुछ छीन लिया गया हो। उनकी नजर में दुनिया एक ऐसा खेल है जहां अगर आप जीते तो इसका मतलब है कि वे हार गए। इसीलिए बधाई हो बोलने के बजाय आप उनसे कुछ ऐसा सुनेंगे, तुम्हारी तो बस किस्मत अच्छी थी, या देखते हैं ये कामयाबी कब तक टिकती है। वे चाहकर भी अपने साथी, दोस्त या यहां तक कि अपने बच्चे के लिए भी दिल से खुशी महसूस नहीं कर सकते। उनकी जलन बाकी सारी भावनाओं को निगल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी कमी जो इनमें साफ नजर आती है, वो है नजरिया या सोच की अखंडता। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी कहते हैं। सुनने में ये शब्द भले ही थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए आपकी अपने किसी बहुत करीबी इंसान से लड़ाई हो गई। उस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में यह बात साफ रहती है कि आप उससे प्यार करते हैं। आपका प्यार कहीं गायब नहीं होता, बस उस लम्हे वो गुस्से के पीछे छिप जाता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके लिए कोई भी इंसान एक पल में या तो पूरी तरह अच्छा होता है या फिर एकदम बुरा। उनके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं होता, कोई ग्रे शेड नहीं होता। उनकी दुनिया में सिर्फ काला या सफेद होता है। असल जिंदगी में ये चीजें कैसे काम करती हैं? जब कोई विवाद होता है, तो एक नार्सिसिस्ट आप पर सिर्फ गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो आपसे नफरत करने लगता है। उसके दिमाग में आप पल भर में जिंदगी के प्यार से उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आपके रिश्तों की सारी अच्छी यादें ऐसे मिट जाती हैं जैसे किसी ने हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दी हो। यही वजह है कि झगड़ों के दौरान वे इतने बेरहम हो जाते हैं। वे ऐसी कड़वी और डरावनी बातें कहते हैं क्योंकि उस पल उनके लिए आपका कोई साझा अतीत मायने नहीं रखता। आप उनके लिए बस एक अजनबी और एक खतरा बन जाते हैं। और फिर 1 घंटे बाद जब उनका मूड बदलता है, तो वे ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वे सच में ये समझ नहीं पाते कि आप अब तक उदास क्यों हैं। ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी की कमी एक और बड़ी समस्या को जन्म देती है। जो आंखों से ओझल, वो दिल से भी ओझल। अगर एक नार्सिसिस्ट आपको अपनी आंखों के सामने नहीं देख रहा, तो भावनात्मक तौर पर आपका अस्तित्व उसके लिए खत्म हो जाता है। उनके भीतर वह गहरा लगाव ही नहीं होता जो दूरी होने पर भी बना रहे। यही कारण है कि आपके कमरे से बाहर निकलते ही वे बड़ी आसानी से धोखा दे सकते हैं या अपने वादे भूल सकते हैं। जब तक आप उन्हें अटेंशन, तारीफ या सुविधा दे रहे हैं, तब तक आप उनके लिए मायने रखते हैं। जैसे ही आप उनकी नजरों से दूर हुए, उन्होंने आपको किसी बल्ब की तरह स्विच ऑफ कर दिया। किसी प्रियजन की छवि को अपने भीतर संजो कर रखना एक हुनर है, और इसी जगह पर एक नार्सिसिस्ट के अंदर सिर्फ एक गहरा खालीपन होता है। तीसरी चीज जिसमें एक नार्सिसिस्ट पूरी तरह से फिसड्डी होता है, वो है अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना। आमतौर पर एक समझदार इंसान को यह पता होता है कि अगर कप मेरे हाथ से टूटा है, तो गलती मेरी है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट की दुनिया में या तो ग्रेविटी की गलती है, या फर्श टेढ़ा है, या फिर कसूर आपका है, क्योंकि आपने कप किनारे पर ही क्यों रखा। उनके लिए अपनी गलती मान लेना अपनी मौत को गले लगाने जैसा है। उनका ईगो इतना कमजोर होता है कि मुझसे गलती हो गई जैसी जरा सी दरार भी उनके पूरे वजूद को ढा सकती है। आपने भी यह अजीब खेल अक्सर देखा होगा। आप उन्हें रंगे हाथों पकड़ डीएच लेते हैं। आपके पास सबूत है, चैट्स के स्क्रीनशॉट है और गवाह भी मौजूद है। अब एक आम इंसान क्या करेगा? जाहिर है वह शर्मिंदा होगा और माफी मांगेगा। लेकिन एक नार्सिसिस्ट
यानी आत्ममुग्ध इंसान क्या करता है, वह आपके सामने ही पूरी सच्चाई को पलट कर रख देता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुमने मुझे गलत समझा है या तुम्हारी वजह से ही मुझे ऐसा करना पड़ा। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं, लेकिन इसकी असली वजह है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी न ले पाने की उनकी गहरी कमजोरी। वे तब तक सच से इनकार करते रहेंगे जब तक वह बिल्कुल बेतुका न लगने लगे। असल में उनका दिमाग उन्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस स्थिति में प्रोजेक्शन का मनोविज्ञान बड़े दिलचस्प तरीके से काम करता है। चूंकि एक नार्सिसिस्ट अपनी कमियों को खुद के भीतर नहीं रख पाता, इसलिए वो उन्हें आप पर थोपने लगता है। अगर वो आप पर स्वार्थी होने का आरोप लगा रहा है, तो समझ लीजिए कि असल में वो अपनी खुद की स्वार्थ भावना को आप में देख रहा है। अगर वो आप पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाए, तो पूरी संभावना है कि गलती उसकी अपनी ही हो। वो अपनी बुराइयों का कचरा उठाकर आपके आंगन में फेंक देता है, और वो ये सब इतने यकीन के साथ करता है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं कि क्या वाकई में ही स्वार्थी हूं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात बस इतनी है कि एक नार्सिसिस्ट के पास वो समझ ही नहीं होती जहां वो अपनी कमियों की जिम्मेदारी खुद ले सके। चौथा हुनर है दिल से माफी मांगना। अब आप शायद कहें, लेकिन मेरे नार्सिसिस्ट पार्टनर ने तो माफी मांगी थी। चलिए, इस माफी को जरा बारीकी से समझते हैं। एक सच्ची माफी के 3 जरूरी हिस्से होते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करना कि हां, मैंने यह किया। सामने वाले के दर्द को समझना कि तुम्हें इससे ठेस पहुंची, और उसे सुधारने की नीयत रखना कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए माफी सिर्फ एक जरिया है, आपका मुंह बंद कराने का और हालात को वापस पहले जैसा करने का। यह महज एक सौदा है, कोई पछतावा नहीं। एक नार्सिसिस्ट की माफी अक्सर कुछ ऐसी होती है, मुझे अफसोस है कि तुम्हें बुरा लगा, या मुझे दुख है कि तुमने बात को इस तरह लिया। क्या आपको फर्क समझ आया? वह अपनी हरकतों के लिए माफी नहीं मांग रहा, बल्कि आपके रिएक्शन के लिए माफी मांग रहा है। इसका असली मतलब यह है, मुझे अफसोस है कि तुम इतनी ज्यादा सेंसिटिव और बदमिजाज हो, या इससे भी बुरा, माफ करना, लेकिन अगर तुमने शुरुआत न की होती तो यह सब न होता। यह कोई माफी नहीं है, बल्कि तोहफे में लपेट कर दिया गया एक इल्जाम है। उनमें वह स्वस्थ पछतावा महसूस करने की काबिलियत ही नहीं होती, जो इंसान को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। पछतावे की जगह उनके अंदर एक जहरीली शर्म होती है, जिसे वे अपने मन के किसी गहरे कोने में छिपा कर रखते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। अगली बार जब कोई नार्सिसिस्ट आपसे सॉरी कहे, तो बस शांत रहकर उससे एक सवाल पूछिए। वैसे, तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने क्या गलत किया है? आप देखेंगे कि वह या तो एकदम सन्न रह जाएगा, या फिर उसे गुस्सा आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने किए पर कोई सोच विचार नहीं किया है। उसने वो जादुई शब्द सिर्फ इसलिए कहा है ताकि आप उसका सिर खाना बंद कर दे और उसके लिए फिर से आसान बन जाए। उनके लिए माफी मांगना अपनी गलतियों को सुधारना नहीं, बल्कि एक रीसेट बटन दबाने जैसा है, ताकि पिछला सब भूलकर गेम फिर से शुरू हो सके। खुद की गलतियों को पहचानने के मामले में वे बिल्कुल शून्य होते हैं। पांचवी चीज जो एक नार्सिसिस्ट के बस की बात नहीं, वो है सच्ची नजदीकी और अपनी कमजोरियों को खुलकर सामने रखना। अक्सर लोग दिखावे की शिद्दत को असली जुड़ाव मान लेते हैं। रिश्ते की शुरुआत में एक नार्सिसिस्ट आप पर प्यार और ध्यान की बौछार कर देगा, अपने बचपन की दुख भरी कहानियां सुनाएगा। आपको लगेगा कि आप एक दूसरे के कितने करीब हैं। लेकिन याद रखिए, ये उसकी कोई ईमानदारी नहीं, बल्कि आपको अपने जाल में फंसाने का एक तरीका है। अपनी कमजोरी दिखाने का असली मतलब यह होता है कि मैं अपनी खामियां आपके सामने रखूं और यह भरोसा करूं कि आप उन पर वार नहीं करेंगे। जबकि एक नार्सिसिस्ट आपको सिर्फ एक सोची समझी डेमो रील दिखाता है, जो पूरी तरह से बनावटी होती है। वे खुद को कमजोर क्यों नहीं होने देते,
क्योंकि उनकी दुनिया में भावुक होने का मतलब है कमजोर पड़ना, और कमजोर को यहां दुनिया नोच खाती है। वे हर वक्त एक ऐसी जंग में जी रहे होते हैं जहां कवच पहनना जरूरी है। अगर आप उनसे दिल खोलकर बात करें या अपना डर साझा करें, तो मुमकिन है कि बाद में वे इन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। और अगर आप उनसे अपनी गहराई दिखाने को कहें, तो वे या तो बात पलट देंगे या फिर कोई बनावटी जवाब दे देंगे। बिना किसी नकाब या ढाल के असली बने रहने का हुनर उनमें खत्म हो चुका है। उन्हें बस एक ही डर सताता है कि अगर उन्होंने अपना मुखौटा उतार दिया, तो आप उनके अंदर का खालीपन देख लेंगे और उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे। यही वजह है कि एक नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ते में रहते हुए भी आप हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। कहने को तो वह इंसान आपके साथ है, आप एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच बुलेट प्रूफ कांच की एक दीवार होती है। आप चिल्लाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, पर आपकी आवाज उस पार नहीं पहुंचती। एक नार्सिसिस्ट को इमोशनल कनेक्शन बनाना नहीं आता, उसे बस लोगों को खुद पर निर्भर बनाना आता है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सच्चा जुद्दाव दो बराबर के इंसानों के बीच होता है, जबकि निर्भरता के लिए एक मालिक और एक गुलाम की जरूरत होती है। एक ऐसी साझेदारी जहां दोनों की अहमियत बराबर हो, उनके लिए किसी पेचीदा गणित की तरह है, जिसे समझना उनके बस की बात ही नहीं। और आखिर में छठी चीज, जिसमें एक नार्सिसिस्ट पूरी तरह से जीरो होता है, वो है कृतज्ञता, यानी दिल से आभार जताना। कहने को तो शुक्रिया कहना और मदद करने वाले के लिए मन में सम्मान महसूस करना बहुत आसान लगता है, लेकिन एक नार्सिसिस्ट के लिए किसी की मदद स्वीकार करने का मतलब है यह मानना कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसे किसी की जरूरत है। और यह बात उसके अहंकार, उसकी ग्रैंडियोसिटी को गहरी चोट पहुंचाती है। इसके अलावा उनके अंदर यह भावना कूट कूट कर भरी होती है कि दुनिया की हर चीज पर सिर्फ उनका हक है। इसे एंटाइटलमेंट कहते हैं, यानी यह सोचना कि सब उनके कर्जदार है और उन्हें बिना कुछ किए ही सब कुछ मिलना चाहिए। जब आप किसी नार्सिसिस्ट के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वह इसे अपना हक समझता है। आपने खाना बनाया, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो आपका फर्ज है। आपने पैसों से मदद की, तो इसमें क्या है, आखिर हम पार्टनर जो हैं। आपने कोई महंगा तोहफा दिया, उन्हें लगेगा कि चलो शुक्र है, अब जाकर आपने उनकी काबिलियत को पहचाना। ऐसे लोग कभी भी बदले में आपके साथ अच्छा करने की जरूरत महसूस नहीं करते। उनके लिए शुक्रिया कहना एक कर्ज की तरह होता है, और किसी का कर्जदार होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए अक्सर आपकी अच्छाई के बदले वे आपको धन्यवाद देने के बजाय आपके काम में कमियां निकालने लगते हैं। ऐसा करना उनके लिए आसान होता है, ताकि उन्हें आपका अहसानमंद न होना पड़े। जरा याद कीजिए कि त्योहारों के मौकों पर उनका बर्ताव कैसा होता है। अक्सर वे जानबूझकर खुशियों में खलल डाल देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सारा ध्यान उन पर नहीं होता, या फिर इसीलिए क्योंकि उन्हें उन तोहफों पर झूठी खुशी दिखानी पड़ जाती है जो उनकी पसंद के या उनके स्तर के नहीं होते। दूसरों की मेहनत और भावनाओं की कदर करना उनके स्वभाव में ही नहीं है। वे किसी भी कोशिश को सिर्फ नतीजे से तौलते हैं कि अभी इस चीज से मेरा क्या फायदा है। उनके लिए लोग इंसान नहीं, बल्कि जरूरतें पूरी करने का एक साधन मात्र है। क्या आप कभी माइक्रोवेव को खाना गर्म करने के लिए शुक्रिया कहते हैं? जाहिर है नहीं, क्योंकि वह बना ही इसी काम के लिए है। एक नार्सिसिस्ट भी अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल इसी नजर से देखता है। चलिए, उनके व्यक्तित्व में एक और जरूरी बात जोड़ते हैं, खुद पर हंसने का हुनर। एक नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी, ध्यान से सुनिए, कभी भी खुद पर दिल से नहीं हंस सकता। वह दूसरों का मजाक उड़ाएगा, उन पर तंज कसेगा, कड़वी बातें करेगा, लेकिन अपनी किसी गलती या नासमझी पर मुस्कुराना, यह उसके लिए नामुमकिन है। उसके बढ़े हुए ईगो के लिए यह बहुत खतरनाक होता है। उनके बारे में की गई कोई भी मजाकिया बात उन्हें एक सीधे हमले की तरह लगती है।
अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको या तो उनका गुस्सा दिखाई देगा या फिर एकदम बर्फीली खामोशी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ एक तरफा होता है, जो सिर्फ बाहर की तरफ काम करता है। नतीजा बहुत ही दुखद है। ये तमाम खूबियां, जैसे सहानुभूति, जिम्मेदारी, रिश्तों में ठहराव, माफी मांगना, अपनी कमजोरी जाहिर करना और शुक्रगुजार होना, यही असल में हमें इंसान बनाती है। यही वो गोंद है जो रिश्तों को आपस में जोड़कर रखता है। ऐसे इंसान के साथ परिवार या दोस्ती बनाने की कोशिश करना जिसमें ये गुण ही न हो, वैसा ही है जैसे किसी दलदल पर बिना नींव के घर बनाना। आप अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, हर दरार को भरते रहेंगे, लेकिन वो ढांचा फिर भी डूबता ही जाएगा। एक नार्सिसिस्ट, आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे अपनी कोई गलती नजर ही नहीं आती। उसकी नजर में समस्या आप है, क्योंकि आप उससे वो उम्मीद कर रहे हैं जो देना उसके बस में ही नहीं है। हमने एक नार्सिसिस्ट के व्यवहार की उन 6 बड़ी कमियों को समझा जो उनकी असलियत बयां करती है। हो सकता है ये बातें सुनते हुए आपको अपना कोई पुराना अनुभव याद आया हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हो। घबराइए मत, ऐसा महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। याद रखिए, जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अब आप समझ चुके होंगे कि उनकी बेरुखी या उनका ठंडा व्यवहार आपकी गलती नहीं है। अगर वे अपनी गलती नहीं मानते या कभी माफी नहीं मांगते, तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। यह बस उनका स्वभाव है। आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकते। ठीक उसी तरह एक नार्सिसिस्ट को दूसरों का दर्द महसूस करना नहीं सिखाया जा सकता। असली सवाल यह नहीं है कि वे ऐसे क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अब इस सच को जानने के बाद आप क्या करेंगे। क्या आप अब भी उस बंद दरवाजे को खटखटाते रहेंगे जो कभी नहीं खुलने वाला? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इन 6 बातों में से किस बात ने आपको अपने रिश्ते में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। आपका अनुभव किसी और को यह एहसास दिला सकता है कि वे अकेले नहीं हैं और न ही वे गलत है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक इस वीडियो को सही लोगों तक पहुंचाने और किसी का मानसिक सुकून बचाने में मदद करेगा। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।